हाय फ्रेंड, मैं नितेश कुमार आप लोगों को बायोलॉजी का एक अगले पार्ट्स को मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। सोर्सेस ऑफ विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि सोर्सेस को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग आज इजी वे में देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेस है और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है। क्योंकि हम लोग याद तो कर लेते हैं, ए का कर लेते हैं, बी का कर लेते हैं, सी का कर लेते हैं, डी ई के का कर लेते हैं, लेकिन बी कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं हम लोग आज सोर्सेस ऑफ बी कॉम्प्लेक्सेस। तो विटामिन में एक पार्ट है सोर्सेस ऑफ बी कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम लोग सोर्स क्या बोलते हैं, स्रोत। स्रोत क्या है, तो अगर हम लोग स्रोत देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का, तो यहाँ पर बी में हम लोग बोले थे कि B1 से लेकर B12 तक होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि B1 है थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B4 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामिन। इसमें ध्यान देना है कि B2 जो है उसको हम लोग विटामिन जी भी के नाम से भी जाना जाता है। B2 को किस नाम से जाना जाता है, विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे बोला जाता है क्योंकि इसका कलर जो है ना विटामिन B2 का, वो कैसा है, गोल्ड कलर का है, और गोल्ड कलर का है विटामिन B2, इसीलिए इसको विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग विटामिन B7 की बात करें, विटामिन B7 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन H कौन होगा, तो B7 जो कॉम्प्लेक्सेस है वही विटामिन H भी होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग विटामिन B9 की बात करें तो B9 को हम लोग और किस नाम से जाने जाता है, तो विटामिन पुराना जो नाम है वो विटामिन एम है, तो B9 को हम लोग विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। सबका नाम जान गए हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, B7 को बायोटीन बोलते हैं, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं और B12 को हम लोग साइनोकोबालामिन बोलते हैं। अब इनके सोर्सेस देखेंगे, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो अगर सोर्सेस B1 का देखेंगे तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और उसके उत्पाद में क्या मिलता है, तो B1 मिलता है। उसी प्रकार से मछली जो होते हैं उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, B1, विटामिन B1 पाया जाता है। नट्स, पीनट हो गया, वालनट हो गया, इन सब में भी क्या होता है, विटामिन B1 पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसे कौन सा विटामिन है जिसमें से पॉलीस्ट्राइस जो होता है, या फिर हम लोग किसको दूसरे तरह से बोले कि पॉलीस्ट्राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि पॉलीस्ट्राइस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो B1 जो है वो नहीं पाया जाता। एक्चुअली बी ही हम लोग बोलते हैं कि पॉलीस्ट्राइस जो होता है, क्योंकि उसका स्टार्ची पार्ट जो होता है पूर्ण रूप से धुल जाता है, यानी निकल जाता है, जिसके कारण उसमें से विटामिन बी नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा पॉलीस्ट्राइस में B1 नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग B2 का सोर्सेज देखें तो कौन कौन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध और उसके उत्पाद। इसमें से एक ही एग्जाम्पल है, तो हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि B2 जिसको हम लोग विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं, उसको हम लोग मतलब एक सोर्स कर लेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमारा ये क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको विटामिन जी के नाम से भी जाना जाता है। B3 की अगर बात करें तो B3 का मेन सोर्स जो है वो क्या है, तो विटामिन B3 का मेन सोर्स एवोकाडो है, नट्स है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट है, मछली है, इन सब में B3 पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो यानी ट्रिप्टोफैन एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, यानी प्रोटीन, जैसे हम लोग जानते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसी प्रोटीन में एक मतलब एमिनो अम्ल पाया जाता है, क्योंकि एमिनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उस
20 जो हमारे शरीर के लिए 20 एमिनो अम्ल होते हैं उनमें से एक ट्रिप्टोफैन है। तो B3 को ही हम लोग ट्रिप्टोफैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग B5 की बात करें तो B5 को अगर हम लोग देखें तो पेंटेथेनुक एसिड बोलते हैं। सोर्स क्या है? कैबेज है, शकरकंद है, ऑल ग्रेन सीरियल्स, मतलब जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, वो सारे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? तो ये भोजन में ऊर्जा को मतलब बदलने में काम करता है। हम लोग जो खाना खाते हैं उसको ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? B5 करता है। B5 का एक और काम होता है आरबीसी का बनाने में। आरबीसी हमको रेड ब्लड सेल जो होता है, यानी आरबीसी को बनाने में भी हेल्पफुल करता है। तो दो काम B5 का हो गया। पहला काम क्या है? तो पहला है भोजन को ऊर्जा में बदलने में काम करता है, और दूसरा जो है आरबीसी को निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। अगर हम लोग B6 की बात करें, पायरोडॉक्सिन की बात करें, तो ये क्या क्या चीज में पाया जाता है? तो फिश में, मछली में पाया जाता है, पोटैटोज आलू में पाया जाता है, फिर स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें स्टार्च होते हैं, जैसे आलू हो गया, तो आलू में देखते हैं उसके ऊपर में पार्ट में स्टार्च होता है। तो स्टार्ची वेजिटेबल जो है उनमें से क्या होता है कि B6 पाए जाते हैं। फलों में भी पाया जाता है B6, लेकिन जो खट्टे फल होते हैं उसमें से B6 का मात्रा नहीं पाया जाता। तो हम लोग बोलेंगे कि खट्टे फल में B6 नहीं पाए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो अगर हम लोग B6 की बात करें तो अगर जो लोग B6 नहीं लेंगे उन लोगों के लिए दिक्कत ये होता है, खासतौर पर प्रेग्नेंट वीमेन अगर हैं या प्रेग्नेंट वोमेन है तो उन लोगों को B6 जरूर लेना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में या शेषावस्था में अगर बच्चा होता है तो उसका मस्तिष्क विकास में B6 का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो हम लोग ये सोर्सेस हैं जिसे ध्यान से हम लोग देखेंगे। अब B7 की अगर हम लोग बात करें तो B7 में अगर हम लोग देखें तो मिल्क हो गया, दूध हो गया, पीनट, हम लोग मूंगफली को बोलते हैं, मूंगफली, उसी तरह से वालनट, अखरोट, एग ऑल्क, अंडे की जर्दी जिसको बोलते हैं, अंडे के जर्दी जो पीला कलर का निकलता है, अंडे को खोल को निकाल दीजिए तो उसमें पीला कलर का जो आता है उसको एग यॉक बोला जाता है, यॉक जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो B7 का सोर्सेस है। इसका मुख्य कार्य क्या है? B7 जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो B7 जो है अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट्स लेते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म में उपापचयी जो क्रिया होती है उनमें हेल्पफुल होता है। साथ साथ B7 की अगर कमी हो, अगर ये सब हम लोग ना खाएं, मिल्क ना लें, मूंगफली ना खाएं या अखरोट ना खाएं, अंडे ना खाएं, तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? जनरली देखने को मिलता है बाल झड़ने का जो समस्या होता है वो भी B7 के कारण होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है, तो वहां पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन बाल जो झड़ता है वो उसका मुख्य कारण क्या है? B7 है। अगर हम लोग B9 की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, यानी आप बोल सकते हो कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, फिर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एग यॉक हो गया, अंडे के जर्दी, सी फूड मतलब समुद्र से मिलने वाला जो मछली है या फिर सी फूड जो भी होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? B9 मिलता है। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि आखिर B9 हमें क्यों लेना चाहिए, B9 का सोर्सेस से सब क्यों लेना चाहिए, तो इसका मुख्य रीजन होता है कि जब कोई प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके गर्भ में जो बच्चे पल रहा होता है उसका विकास इन सब से तेजी से होता है, उस बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है, उस भ्रूण का विकास बहुत तेजी से होता है। तो हमें B9 का ये जो सोर्सेस हैं उसे अवश्य लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करें साइनोकोबालामिन यानी B12 का, तो इसमें से भी आपका वेजिटेबल आ जाएगा, वेजिटेबल सब्जियां आ जाएगा, फिर इसमें से भी एग यॉक आता है, एग यॉक्स आ गया। इसका अगर हम लोग इंपॉर्टेंस देखें तो पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन, एक्चुअली कोबाल्ट पाए जाने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है? B12 है। तो ये आपके सोर्सेस थे। हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग इन सभी विटामिन का डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, आखिर इन सब विटामिन की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है। थैंक यू वेरी मच।